वर्कशॉप इसलिए रखी गई है कि जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में के लिए आते हैं तो वो एकेडमिक राइटिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और एकेडमिक राइटिंग्स की जब बात आती है तो हम प्लेजरिज्म का टॉपिक सबसे पहले पढ़ते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस जानने के बाद हमें रेफरेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है और हर स्टेप पे स्टूडेंट्स को रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ रही होती है कि वो किस तरह से लिखें, चाहे वो बिब्लियोग्राफी राइटिंग हो, असाइनमेंट्स हो आपके, या रिसर्च वर्क हो, आर्टिकल्स हो, तो रेफरेंसेस की ज़रूरत बहुत पड़ती है। और रेफरेंसेस को लिखने का कुछ स्टैंडर्ड है इंटरनेशनली, तो उसमें से एक स्टैंडर्ड है APA स्टाइल ऑफ इन-टेक्स्ट साइटेशंस एंड रेफरेंसेस। तो उस APA स्टाइल को किस तरह से हम फॉलो करते हुए अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं और इस लेवल का बना सकते हैं कि वो एक्सेप्टेबल हो इंटरनेशनली, वो स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है कि किस तरह से लिखा जाए। सिर्फ देख करके लिखने में बहुत सारे मिस्टेक्स हो रही होती हैं कि पहले क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। तो इस तरह के मसाइल को सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मैम तबस्सुम ने अपनी पूरी फैकल्टी के सपोर्ट के साथ इस वर्कशॉप का इनेकाद किया कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को इस मसले से जो परेशानी होती है उसको किसी हद तक सॉल्व किया जा सके। और वर्कशॉप इसलिए ताकि जो मसाइल उनको दौरान सीखने के अमल के दौरान भी पेश आए तो वो डिस्कशन के ज़रिए सॉल्व हो सकें। तो मैं आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशॉप की इम्पोर्टेंस का पता चल रहा होगा कि ये आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी गुजारिश होगी कि नोट पैड, आपके जो नोटबुक्स हैं, पेन है, उस पर आप लोग नोट्स बनाएं अपने तौर पे और जितना ज़्यादा आज की वर्कशॉप से हासिल कर सकते हैं उसे हासिल करें, क्योंकि ये आपकी थ्रू आउट द अकेडमिक ईयर आपको काम आएगा और जितना ज़्यादा सीख सकते हैं सीखें। बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको एडिशनली हेल्प के लिए एग्जाम्पल्स के हैंडआउट्स दिए जाएंगे, लेकिन उस पर आपको रिलाई नहीं करना है, आपको अपने नोट्स बनाने और क्वेश्चंस का सिलसिला हम आखिर में करेंगे डिस्कशन में। तो अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा जब वर्कशॉप हो रही होगी उसके दरमियान में। तो और हर किसी को सवाल का मौका दिया जाएगा, लेकिन आपके सवाल आपको पता होने चाहिए कि वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो पूछे जाएँ। तो अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से ट्रेस करके आप लिख के रखिएगा ताकि जब आप सवाल पूछा जाए तो आप उसकी क्लैरिफिकेशन कर पाएँ। अब मैं इंट्रोडक्शन की तरफ चलूँगी मैम तबस्सुम की कि मैम तबस्सुम अफजल जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जैसे कि आप सब जानते हैं। और मैम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में टीचिंग रिसर्च के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रह चुकी हैं और मैम तबस्सुम ने एमफिल किया है मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी में इन एजुकेशन फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी एज एमफिल स्कॉलर। उन्होंने एथनोग्राफिक रिसर्च की है वुमेन्स लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट इन रूरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके अलावा मैम ने डिफरेंट इदारों में एजुकेशनल फील्ड के अंदर उनका बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप आज मैम से जितना ज़्यादा सीख सकें उतना ज़्यादा आपको सीख के जाएँ। अच्छा, मैं एक बार और मैं बताना चाहूँगी कि वर्कशॉप एक मतलब स्टार्ट हो जाए तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि दौरान वर्कशॉप कोई भी यहाँ से ना जाए, क्योंकि अगर बीच में तसलसल टूट जाएगा तो फिर आगे की आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो आप नोट डाउन करते रहिएगा और बीच में कोई भी उठ के ना जाए। अपने फ़ोन सब लोग प्लीज़ साइलेंट कर लें। इसके अलावा जो ब्रेक होगी बीच में एट 11 अराउंड, तो उस वक्त भी मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि सीट से उठ के जाने के बजाय आप यहीं पर रहें और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, डिस्कशन है, उस तरह कर लें। बहुत लंबा टाइम नहीं है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि 1 बजे या उससे थोड़ा पहले ही ये वर्कशॉप कंप्लीट हो जाए। तो मैं अब खुशामदीद कहूँगी और गुजारिश करूँगी मैम तबस्सुम कि वो आएँ और वर्कशॉप का आगाज़ करें। किसी भी काम को शुरू करने से पहले कलाम पाक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो मैं बुलाना चाहूँगी बशायर मुज़म्मिल को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
वाला है। मैं मैम फातिमा को खुशामदीद करूँगी। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि वो अपना कीमती वक्त निकाल करके आई और आज यहाँ वर्कशॉप में हमारे साथ हैं। मैम फातिमा मोस्ट वेलकम। मैं खुशामदीद करूँगी मैम निखत को कि वो अपना कीमती वक्त निकाल करके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से वो आज इस वर्कशॉप में आज मैम निखत भी हमारे साथ हैं। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। अब मैं दावत दूँगी मैम तबस्सुम को कि वो आएँ और वर्कशॉप का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम साथी फैकल्टी और स्टूडेंट्स को खुशामदीद करती हूँ इस वर्कशॉप में। और ये आपकी इतनी ज़्यादा लोगों की यहाँ मौजूदगी आपकी तारीफ के साथ जगह को शो करती है। ज़्यादा वक्त आज नहीं है हमारे पास, जुमे का दिन है, तो बहुत प्रिसाइज रहेंगे अपने काम की बात की तरफ। और जो है APA स्टाइल इन टेक्स्ट साइटेशन एंड रेफरेंसेस, जैसा कि आपको तारुफ में बताया गया कि जब अब हम जिस लेवल पर आ गए हैं, ये वो जगह है जहाँ पर अब हमें एकेडमिक राइटिंग सीखनी लाजमी है। हम जो लोग मास्टर्स लेवल पे कर रहे हैं उनके लिए लाजमी अभी है, क्योंकि उन्हें थीसिस पे काम करना है, उनके टर्म पेपर्स हैं जो उन्हें जमा कराने होते हैं हर सेमेस्टर में, जिनमें आपसे रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसको एक मखसूस स्टैंडर्ड पर लिखें। इसके बाद आपको एक थीसिस करना है और उस थीसिस को उन्हीं मयारात पे जांचा जाता है जो कि इंटरनेशनली डिसाइड किए गए हैं, तय कर लिए गए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को उस लेवल पर ले आएं। और ये इस वक्त जो जद्दोजहद है आप सबकी तरफ से, वो एक बहुत वॉलंटियरी कोशिश है जो आप लोगों ने की है। यानी कि ये वर्कशॉप क्लास का हिस्सा नहीं थी, इसमें आने के लिए कोई मार्क्स का की कदर नहीं लगाई गई थी और हर शख्स अपने इख्तियार से, अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया है। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है कि इतने लोग सीखने की तरफ आमादा हैं। आपको बताती चलूँ, क्योंकि एक टेक्निकल चीज़ सीखने जा रहे हैं तो इसमें कोई मज़ा, दिलचस्पी सच नहीं है, आप खुद अपने अंदर से पैदा कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। और जितनी सेटिस्फेक्शन इसको सीखने के बाद मिलती है कि अब हम उस लेवल पर compete कर रहे हैं जिस पर दुनिया में स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लिखने के अंदाज के हवाले से, ये यकीनन बहुत ही, जिसे कहते हैं, अंदर तक होती है ये खुशी, और आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है और तमानियत महसूस होती है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और ये आप जानते हैं टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंसेस सीखने जा रहे हैं, एक मखसूस जो राइटिंग स्टाइल है जिसे APA कहते हैं, उसके लिए। आज की प्रेजेंटेशन का रोड मैप ये है। हम जानना चाहेंगे मिलकर कि हम क्यों करें सोर्सेज को क्रेडिट, क्यों दें सोर्सेज को क्रेडिट, और हम उसके लिए APA स्टाइल ही क्यों यूज़ करें, और फिर APA स्टाइल है क्या, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और फिर APA स्टाइल को यूज़ करने या कोई भी स्टाइल यूज़ करने के हमेशा दो हिस्से होते हैं कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं उसके अंदर उनको कैसे, उन सोर्सेज को एक्नॉलेज करेंगे, और आखिर में एक फहरिस्त कैसे बनाएंगे उन तमाम सोर्सेज को जो आपने अपने मजमून को लिखने के दौरान जिनसे इस्तिफ़ादा किया, जिनको शामिल किया और जिनको बुनियाद बनाते हुए अपने ख़यालात पेश किए। तो उन सब की लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा आज का जो है एजेंडा है। बस बड़ी अब हम पहले जान लेते हैं कि what does it mean to credit resources, हम क्यों दूसरों को क्रेडिट देना चाहते हैं कि हमने ये सोर्स इस्तेमाल की है, क्या वजह है और क्यों ये ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि हम उस ऑथर को या उस रिसोर्स को जिसने ओरिजिनली वो इंफॉर्मेशन जनरेट की या पहली दफ़ा पब्लिश की, उसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं। एक्चुअली हम एक्नॉलेज दो तरीक़ों से करते हैं। एक इन टेक्स्ट साइटेशन के ज़रिए, इस लफ्ज़ को समझिएगा, इन टेक्स्ट साइटेशन, टेक्स्ट में होने वाले हवाले,
हवाले जो टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं, जो बॉडी है, मजमून है, उसके अंदर मौजूद हैं, और रेफरेंस लिस्ट जो कि आखिर में दी गई है, इन दोनों जगह हम एक्नॉलेज करते हैं। तो अब ये तय पा गया कि कोई भी सोर्स इस्तेमाल होगी उसको दो जगह एक्नॉलेज किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर इस्तेमाल हुई हो और फहरिस्त में ना हो, फहरिस्त में मौजूद हो, अंदर कहीं उसका जिक्र ना हो, फिर वो रेफरेंस नहीं है। ठीक है, होता है ऐसा कि रेफरेंस लिस्ट बहुत लंबी होती है और अंदर कुछ ही को साइट किया गया होता है, लेकिन फिर वहाँ रेफरेंस नहीं लिखा जाता, जो कि एपीए का हिस्सा नहीं है। एपीए रेफरेंसेस मांगते हैं एट द एंड। बाकी जो आप स्टाइल यूज करते हैं उसमें बिब्लियोग्राफी लिख सकते हैं, और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, कि आप बिब्लियोग्राफी में वो सारी सोर्सेज का हवाला दे सकते हैं आखिर की लिस्ट में जो आपने अपनी उस बारे में मालूमात बढ़ाने के लिए पढ़ी हो, मुताला किया हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं उनको इस्तेमाल किया अपने उस मजमून के दौरान। हो सकता है आपने एक 10 सफ़े का आर्टिकल लिखने के लिए 100 किताबों को खंगाला है, जायज़ा लिया है, लेकिन आपने उसमें से 20 सिलेक्ट किए हैं जिनमें से आप कोई ख़ास हिस्सा या कोई आइडिया या डायरेक्ट कोट इस्तेमाल करेंगे। तो रेफरेंसेस की लिस्ट अगर आप बना रहे हैं तो सिर्फ 20 रेफरेंसेस देंगे, लेकिन अगर आप बिब्लियोग्राफी बना रहे हैं तो आप फिर 100 लिखेंगे। क्लियर हो गई ये बात, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस का डिफरेंस। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये क्रेडिट करने का सोर्स को कि हम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को अपने पेपर में दो जगह क्रेडिट देते हैं, एक इन टेक्स्ट साइटेशन में और एक रेफरेंसेस में। आगे बढ़ते हैं, क्यों कर देते हैं हम उनको क्रेडिट? जो सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो हम ऑथर को एक्नॉलेज करते हैं, एथिकली हमें करना चाहिए क्योंकि आइडिया उसका है, हमारा नहीं। किसी और ने कोई आइडिया पेश किया, अब चाहे हम वो आइडिया डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, चाहे हम उसे अपने अल्फाज में बयान किए दे रहे हैं, लफ्ज़ चेंज हो गए लेकिन आइडिया उसी का है। प्लेजरिज्म एक बहुत बड़ा मसला है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है। ये एपीए स्टाइल इस चीज़ को रेगुलेट करने में और दिगर जो इस पब्लिकेशन स्टाइल से मदद करते हैं कि प्लेजरिज्म को कम से कम किया जा सके। जब हम क्रेडिट को क्रेडिट दे देते हैं किसी सोर्स को तो फिर वो प्लेजरिज्म के दायरे में नहीं आता, लेकिन हम कोई चीज़ किसी की अपनी बनाकर लिख लें तो फिर वो प्लेजरिज्म के दायरे में आ जाती है। और ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो बड़ी आसानी से सारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा से छांट के आपको बता देते हैं कि ये आपने प्लेजराइज किया। हम अपने काम की, जो हमारा काम है, उसकी क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम सोर्सेस को क्रेडिट देते हैं कि ये हमारी नहीं है और किसी दूसरे की है। और उसके फिर हम एकेडमिक जो डिस्कशन है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम आइसोलेशन में लिख रहे हैं, हम नहीं जानते कि इससे पीछे और क्या काम हुआ है, इस बारे में लोग किस किस्म के मुबाहिस कर रहे हैं। हम इसकी बाकायदा एविडेंस पेश करते हैं अपने मजमून के दौरान कि इस पर ये काम चल रहा है, ये लोग शामिल हैं और ये इस किस्म की डिस्कशंस कर रहे हैं। इन हवालों के ज़रिए हमारे सामने आ जाती है चीज़। अगली बात उसी से जुड़ी हुई है कि हम भी उसी प्रोफेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम दूसरों को एक्नॉलेज करते हैं और फिर जब एक तरीक़ेकार के तहत, स्टैंडर्ड्स के तहत हम दूसरों को एक्नॉलेज करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अगर हमारे आइडिया की वर्थ होती है तो लोग हमारे आइडिया को भी एक्नॉलेज करते हैं और क्रेडिट देते हैं। इस तरह हम उस स्कॉलरली कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। अब हम बात करें व्हाट शुड बी क्रेडिट। अच्छा, क्या क्रेडिट करना है? इंफॉर्मेशन में से ऐसी क्या चीज़ है जिसकी सोर्स बताना ज़रूरी है कि ये हमने लिया, और किसी चीज़ की सोर्स बताना नहीं ज़रूरी है, ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, वरना तो फिर हम हर लाइन में लिखने लगेंगे कि ये कहाँ लिखा गया। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सबको पता हैं, अब उसको कैसे एक्नॉलेज करेंगे? ये सबसे पहले किसने कही थी? कॉमन नॉलेज। तो हमें बता दिया गया है साफ तौर पर कि हम वो इंफॉर्मेशन सारी, वो चाहे कोई सी भी हो, फैक्ट्स हों, स्टैटिस्टिक्स हों, ओपिनियंस हों, थ्योरीज हों, फोटोग्राफ्स हों, चार्ट्स हों, जो हमने किसी और सोर्स से लर्न किए हैं, उसको हमें एक्नॉलेज करना। अब फैक्ट्स आ गए, स्टैटिस्टिक्स आ गई, ओपिनियंस आ गए, थ्योरीज आ गई, फोटोग्राफ्स आ गए और चार्ट्स आ गए, लेकिन हमने उनको भी क्रेडिट जो करना है
these resources to mention in your information in any way, मतलब हमने एज इट इज़ नहीं किया, कोई चार्ट नहीं ले लिया, कोई थ्योरी एज इट इज़ नहीं लिख दी, बल्कि हमने उसे अपने अल्फाज में बयान कर दिया, समराइज करके, पैराफ्रेज करके बयान कर दिया, हमें उसको करना पड़ेगा। तो 3 तरह से हम इंफॉर्मेशन को क्रेडिट करते हैं, जो हम कोट करते हैं, जो हम समराइज करते हैं, जो हम पैराफ्रेज करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम किसको नहीं करते, वो क्या है? वो कॉमन नॉलेज है जो हर एक को पता है, हर एक को पता है कि अब अगर हमारे यहाँ ये देखें, ये 2 जुमले एविडेंस के तौर पर लिखे हुए हैं कि क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ अ कॉमन इंफॉर्मेशन, इसको क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं कि ये फला ने कहा, ये सब जानते हैं, सबकी नॉलेज में, इसके साथ कोई सोर्स बयान करने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ लिखा हुआ है। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज साइन इन 1948, सबको पता है यूएन ने इसको 1948 में साइन किया था। कॉमन इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ क्रेडिट करने की सोर्स को ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? अब एपीए क्यों यूज़ करें? तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि क्या वाहिद एपीए ही है जो हमें सिखाता है कि पब्लिकेशन के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, या और भी इसके अल्टरनेट सोर्सेज मौजूद हैं, सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं। तो देयर आर सेवरल पब्लिकेशन स्टाइल्स, राइटिंग स्टाइल्स, लेकिन सोशल साइंसेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एपीए है। एपीए स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसे सबसे पहले 1929 में 1929 में इंट्रोड्यूस कराया था। ये जस्ट गाइडलाइन थी कुछ सफ़ात की। जो पहला एडिशन इसका आया वो भी 2 दफ़ा रिवाइज हुआ, और वो भी 20 सफ़ात से ज़्यादा का नहीं था, 20 या 21 सफ़ात थे उसके। लेकिन उसके बाद के एडिशंस में ज़्यादा डिटेल आती चली गई। जो हमारा 6th एडिशन है वो 2009 में आया। अभी तक हम 2009 से 2019 तक जिस एडिशन को फॉलो कर रहे हैं एपीए के, वो है 6th एडिशन। जब एक एडिशन के बाद दूसरा अपडेटेड लेटेस्ट एडिशन आ जाता है तो फिर हमारे लिए लाजमी हो जाता है, स्कॉलर्स और एकेडमिक्स के लिए, कि हम नए वर्जन को फॉलो करें। पुराना आउटडेटेड करार पा जाता है। फिर अगर आप उसके रूल्स फॉलो कर रहे होंगे तो उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल चेंज हो जाए। जब उसको इस्तेमाल किया जाता है कुछ सालों में तो देखा जाता है कि कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है, कहीं गैप्स रह गए हैं, कहीं इंफॉर्मेशन में कन्फ्यूजन है क़वाइद व ज़वाबित के हवाले से, उनको मज़ीद क्लियर कर लिया जाता है, मज़ीद बेहतर कर लिया जाता है, मज़ीद डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो नया एडिशन हमेशा पहले एडिशन से बेहतर होता है। तो अब इस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं 6th एडिशन को। लेकिन आपकी इत्तला के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि 2019 में ऐलान किया है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कि इस साल, और वो अक्टूबर का ही कह रहे हैं कि वो 7th एडिशन ले आएंगे। तो हमें अपडेटेड रहना होगा वेबसाइट्स के साथ जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की हैं कि कब 7th वर्जन आ जाता है। जैसे ही आ जाएगा हम सबको उसके ट्यूटोरियल्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से भी डाल दिए जाते हैं ऑनलाइन, और ऐसे वीडियोस और यूट्यूब पे भी डाल दिया जाता है। तो हमें फौरी तौर पर अपने आप को अपडेट करना होगा। लेकिन अगर हमें 6th एडिशन आता होगा तो फिर ना तो हमें उसकी टेक्निक समझने में मुश्किल होगी, और ना ही जो इजाफी बातें हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें तब्दील हुई होंगी, कुछ चीज़ें नई आई होंगी। अच्छा, अगर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के ऊपर इतनी बात कर ली एपीए पे, तो और दूसरे स्टाइल्स कौन से हैं? तो दूसरा स्टाइल मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का है, MLA कहलाता है, और ये लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लैंग्वेज और लिटरेचर में। अच्छा, जितने भी ये स्टाइल्स हैं आपको अंग्रेज़ी ज़बान में पब्लिकेशन के हवाले से रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं। ये भी एक बात क्लियर कर लीजिए, क्लियर हो जानी चाहिए ये बात कि जो एरा और बेरा दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि अमेरिकन एथिकल रिव्यू एसोसिएशन और ब्रिटिश
एथिकल रिव्यू एजुकेशन एसोसिएशन, दोनों अंग्रेज़ी की पब्लिकेशंस के हवाले से गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं और इसके हवाले से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मुकर्रर करती हैं। यानी कि जब आपको एकेडमिक वर्ल्ड में किसी आर्टिकल को इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ कराने के लिए करना होगा, तो चाहे आपने किसी दूसरी ज़बान में, फ्रेंच में, पर्शियन में, उर्दू में किया होगा, आपको फिर उसका एक अंग्रेज़ी वर्जन भी तैयार करना पड़ेगा और उसको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस आपको उर्दू की पब्लिकेशंस या फ्रेंच की पब्लिकेशंस के हवाले से बिल्कुल नहीं गाइड करती। तो इसका मतलब जो इंटरनेशनल ऑथेंटिक राइटिंग के हवाले से रूल्स हैं वो अंग्रेज़ी में। तो MLA ज़्यादा इस्तेमाल होता है लैंग्वेज और लिटरेचर में, शिकागो स्टाइल ज़्यादा इस्तेमाल होता है हिस्ट्री, आर्ट्स और साइंस में। इतनी सिमिलैरिटी है MLA और शिकागो स्टाइल में कि कभी कभी लोग इन दोनों को एक दूसरे का, जिसे कहते हैं, मुतबादिल समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। MLA डिटेल है शिकागो स्टाइल की, ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा माइन्यूट लेवल पर जाकर चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो और कहीं कहीं वेरिएशंस भी हैं। तो ये दो अलग अलग स्टाइल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप देखेंगे तो 8-10 आपको और नेट पे मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ APA, लेकिन APA ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यूज़ होता है, खुसूसन सोशल साइंसेज, बिजनेस और जो है मैथमेटिक्स, इन सब जो शोबे हैं उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है सोशल साइंसेस में। आगे बढ़िए, आप इसकी मैनुअल के पहले सफ़े की शक्ल देख सकते हैं, कवर पेज की। क्या रेगुलेट करता है? स्टाइल, आपको राइटिंग स्टाइल बताता है, उसके रूल्स और कवायद। इन-टेक्स्ट साइटेशन जो मैंने जिक्र किया कि आप ऐसे के अंदर कैसे हवालों को दर्ज करेंगे वो सिखाता है। और रेफरेंसेस, आखिर में लिस्ट कैसे बनाएंगे, फहरिस्त कैसे बनाएंगे अपने मजमून के एंड में। 3 चीज़ें आपको ये सिखाता है। अब स्टाइल्स के हवाले से आपको ये मैनुअल क्या गाइड करता है। अब देखिए ये रूल्स शुरू हो गए हैं, अब ये गाइडलाइन शुरू हो गई, एक एक आपके लिए अहम है, एक एक आपके लिए अहम है, आप कोई चीज़ मिस नहीं करनी। ये फर्स्ट पर्सन में पॉइंट ऑफ व्यू देने के बजाय थर्ड पर्सन में पॉइंट ऑफ व्यू देने को प्रेफर करता है कि आप थर्ड पर्सन में, जैसे कि मिसाल दी हुई है, द स्टडी शोड दैट। अब आगे जो स्टडी की फाइंडिंग है वो बयान कर दी जाएंगी, ये थर्ड पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन में इस बात को लिखें तो रिसर्चर कैसे लिखेगा? आई फाउंड आउट दैट। तो आप आई से बात शुरू करेंगे। डिस्करेज करता है APA कि पर्सनलाइज करके बात की जाए, फर्स्ट पर्सन में बात की जाए। तो आपको द रिसर्चर आर्ग्यूज, रिसर्चर एम्फसाइजेस, इस तरह करके लिखना पड़ेगा। एक्टिवाइज और पैसिव, पीछे जाइएगा। अब एक्टिवाइज और पैसिवाइज में से किसको प्रेफर करता है? तो APA प्रेफर करता है एक्टिवाइज को। आप इस तरह नहीं लिख सकते कि दिस इज प्रोवाइडेड बाय फलां। बाय करके जुमले जो होते हैं वो नहीं है, बल्कि डायरेक्टली आप सेंटेंस को लिखेंगे द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्डेड। ये नहीं लिखेंगे द पार्टिसिपेंट्स हैव बीन आस्क्ड, डायरेक्ट जुमला। ठीक है, तो ये तो आपका स्टाइल हो गया पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से और एक्टिवाइज और पैसिवाइज के हवाले से। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग इसकी बिल्कुल फ्लावरी नहीं होती, बिल्कुल आपसे अल्फाज से उसमें जायका डालने और रंग डालने को बिल्कुल डिस्करेज किया जाता है और कहा जाता है क्लियर, कंसाइज और प्लेन। मतलब आप जार्गन्स मत यूज़ कीजिए, प्लेन राइटिंग होनी चाहिए आपकी, सिंपल, डिस्क्रिप्टिव और फिगरेटिव लैंग्वेज आप इस्तेमाल ना करें। आप स्पेसिफिक हों और डिस्क्रिप्शंस में और एक्सप्लेनेशंस में आप इंफॉर्मेशन को जितना ब्रीफ टू द पॉइंट कर सकते हो वो कर दें, कंसाइज कर दें। बिल्कुल गैर ज़रूरी कोई जुमला दरकार नहीं है। हर जुमले को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर ये बात इस तरह कह दी गई थी तो फिर आगे ये वाला जुमला ऐसे क्यों कहा जा रहा है? क्या ये 2 जुमले मिलाकर एक जुमला नहीं बन सकता था? क्या बात क्लियर नहीं हो गई तो फिर एक और जुमले की ज़रूरत क्यों पड़ गई?
तो आपको ना एकेडमिक जर्नल्स में इतनी जगह होती है कि वो आपको दे सकें कि आप लंबी लंबी उन्हें सफ़ात भेजें और वो छाप सकें। वो आप जो छाप के भेजते हैं आपके हिसाब से बहुत ब्रीफ होता है, लेकिन वो उसको भी काट छाट करके बहुत ब्रीफ कर देते हैं। तो हमें बहुत ब्रीफ और बहुत टू द पॉइंट होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 2 तरह के पेपर्स को APA डील करता है, और कोई भी पब्लिकेशन स्टाइल 2 ही तरह के पेपर्स को एकेडमिक वर्ल्ड में डील करता है। एक होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक होता है आपका लिटरेचर रिव्यू। आप डेस्क पर बैठकर भी रिसर्च बेस्ड आर्टिकल प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉलेज का एनालिसिस करते हैं, जब आप एक मेटा एनालिसिस करते हैं जो ऑलरेडी एनालिसिस मौजूद हैं उनका, तो वो लिटरेचर रिव्यू बेस्ड पेपर होते हैं। और दूसरे पेपर्स वो होते हैं जो आप फर्स्ट हैंड नॉलेज जाकर फील्ड से लेते हैं और उस डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करके अपनी जो भी फाइंडिंग्स हैं उनकी बेस पर पेपर लिखते हैं, और वो एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट्स कहलाती हैं। तो 2 ही तरह के पेपर्स हो सकते हैं, तीसरा कोई नहीं। अगर कोई तीसरी किस्म आ जाए जो आपकी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, तो सीधी सी बात याद रखिए, थंब रूल ये है कि जो जनरल फॉर्मेट है वो फॉलो किया जाएगा, जो बेसिक गाइडलाइंस दी गई हैं वो फॉलो की जाएगी। उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड गाइडलाइन नहीं है, जो जनरल कॉमन इसके बेसिक रूल्स हैं वो फॉलो होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक पेपर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? 4 हिस्से होते हैं एक पेपर के। सबसे पहले टाइटल पेज है आपका, फिर एब्स्ट्रैक्ट है, फिर मेन बॉडी है, फिर रेफरेंसेस। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा है आपकी मेन बॉडी का। ये एक्चुअली आपका ऐसे है, ये आपका असल ऐसे है जिसमें आपको इन टेक्स्ट साइटेशन करनी है। टाइटल आपका कवर पेज है, एब्स्ट्रैक्ट आपके पूरे जो आपने ऐसे लिखा है उसकी समरी है, और रेफरेंसेस उन सारे हवालाजात की फहरिस्त है जो आप आखिर में मुरतब करेंगे। एक्चुअली मेन बॉडी है आपका मजमून। तो ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक की फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। APA की फॉर्मेटिंग है ये, कि आपने कोई भी पेपर लिखना है APA की स्टाइल में कैसे फॉर्मेट करना है।